खास करके जैसे स्टेज हिप्नोसिस की जो वीडियो है आपकी, ऐसे लगा कि जैसे चमत्कार है। इसके पीछे एक साइंस है साइकोलॉजी का। इससे चमत्कार का कोई लेना देना नहीं। हिप्नोसिस को ब्रीफ में कैसे डिफाइन करोगे आप? कुछ रिलैक्सेशन प्रोसेस होते हैं बॉडी और माइंड के, जिसके थ्रू आप लेस कॉन्शियस हो जाते हो। हिप्नोसिस में आप कभी भी अनकॉन्शियस नहीं हो। शुरू से था आपने प्रैक्टिस की, ये सिस्टम कैसे काम करता है? देखो, मैंने शुरू से कोई बाई बर्थ टैलेंट नहीं था। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बेसिक क्या सेल्फ हिप्नोसिस से? तो आप लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके अंदर कोई भी डिजायर्ड चेंजेस ले आते हैं। थेरेपी और हिप्नोसिस कैन डू फॉर मी, क्या क्या कर सकते हैं, उसके लेवल्स क्या हैं? हिप्नोसिस क्या कर सकता है उससे ज्यादा मैं आपको कहूंगा, सुखदेव जी, वाजिब सवाल है कि हिप्नोसिस क्या नहीं कर सकता। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ तुम चेयर से उठ नहीं सकते, वो उठ नहीं पाते। जी जी। मैं लोगों को बोलता हूँ अपना नाम भूल जाओ, नाम भूल जाते। मैं कहता हूँ तुम हंसते रहोगे, तो वो हंसते रहते हैं। सर, किस प्रकार के लोगों को हिप्नोसिस किया जा सकता है और किन लोगों को नहीं किया जा सकता? क्या इसकी कोई लिमिट है? देखो, दुनिया का हर इंसान ऑलरेडी हिप्नोटाइज है। व्हाट इज कॉन्शियस, इसके बारे में अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है। सही बात तो ये है, ऐसा मेरा मानना है। मयंक राठी का इसके बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज कॉन्शियस? हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही विशेष माइंड कोच और हिप्नोटिस्ट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल। सो वो इस लेवल की प्रतिभा के मालिक हैं कि आपको लगेगा कि इनके अंदर कोई देवीय शक्तियां हैं। ये बिल्कुल ऐसे फील होगा कि जैसे कोई चमत्कार है, जादू है। तो आज इनसे जानते हैं कि ऐसा चमत्कार कैसे होता है। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आपके टाइमिंग के लिए। सर, मैं थैंक यू वेरी आपसे मच पूछना सुखदेव जी। चाहता हूँ हम्म। कि मैं बहुत से लोगों से मिला, आपकी बहुत वीडियोस भी देखी, हम्म। तो खास करके जैसे स्टेज हिप्नोसिस की जो वीडियो है आपकी, ऐसे लगा कि जैसे चमत्कार है। इसके लिए मैं बहुत से विशेष लोगों से भी मिला। हम्म। यूके में जैसे सीपीएचटी वन ऑफ द बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग स्कूल है, हम्म। और भी मतलब हिप्नोसिस एंड साइकोथेरेपी के बहुत विशेष प्रोफेसर से और सीनियर लेक्चरर्स से मिला। लेकिन हम्म। सर, आपकी जो वीडियो में मुझे यूनिकनेस दिखी, विशेषता हम्म। दिखी, वो कुछ चमत्कारों से कम नहीं है। तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या आपकी ट्रेनिंग है? क्या ऐसा मतलब मयंक राठी में ऐसा क्या खास है जो दुनिया से आपको अलग करता है, जो दुनिया से एक आपकी यूनिकनेस को शो करता है? सर, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। जी, ज़रूर। देखिए सुखदेव जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा चमत्कार तभी तक चमत्कार है, जब तक उसके पीछे का प्रोसेस नहीं पता चलता। और जब किसी चीज़ का प्रोसेस पता चल जाता है, तो वो साइंस बन जाता है। तो जी हिप्नोसिस कोई चमत्कार नहीं है। आपने जैसे ज़िक्र किया मेरे वीडियोज़ का कि मैंने कई सारे आपने मेरे स्टेज हिप्नोटिज़्म के, क्विक हिप्नोसिस के वीडियोज़ देखे हैं, जहाँ मैं लोगों को हिप्नोटाइज़ करता हूँ। जी। उनके माइंड को इमीडिएटली विदिन अ सेकंड इन्फ्लुएंस करता हूँ। लाइक कई लोगों की हैबिट्स चेंज करना, बिलीफ्स चेंज करना, लेकिन अ वेरी क्विक सेशंस। तो इसके पीछे एक साइंस है साइकोलॉजी का। इससे चमत्कार का कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर लोग हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस का नाम सुनते हैं तो हमेशा ये इसको लाइक काला जादू या मैली विद्या या वशीकरण से कनेक्ट करते हैं। बट हिप्नोसिस साइंस है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो हमारा कंट्रोल पैनल है हमारी पूरी बॉडी का। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मेरे हार्ट को 72 टाइम्स पर मिनट बीट कराता है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो ऑटो पायलट मोड पे मेरी आईज ब्लिंक कर रहा है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है जिससे मेरे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। मुझे वो करने की जरूरत नहीं होती। मैं रात को सो जाता हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रनिंग 24 आवर्स। मैं रात को सोता हूँ, फिर भी मेरे बाल ग्रो होते हैं, मैं ग्रो होता हूँ, मेरे नाखून ग्रो होते हैं। तो ये सब कुछ जो तेरा तंत्र कंट्रोल हो रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड से। और हिप्नोसिस एक्चुअली वो चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोल देती है। हिप्नोसिस द की कि जिसके थ्रू आप सबकॉन्शियस माइंड के जो पावर हाउस है हमारा, जो हमारी असली शक्ति है, जिसके बारे में ना तो हमें किसी धर्म सभा में सिखाया गया, बताया गया, जी। ना कभी स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बताया गया। बस हमें ऊपरी ऊपरी ज्ञान दिया गया, लेकिन असली पावर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और उस सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को यूज करने के लिए चाबी, सबसे पावरफुल चाबी दुनिया में कोई है तो वो हिप्नोसिस है। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हिप्नोसिस को साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर ब्रीफ में बोलें तो क्या है? ये कोई जादू है, चमत्कार है, या कोई ऐसा साइंस है?
क्या है एक्चुअली हिप्नोसिस को ब्रीफ में क्या कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो हिप्नोसिस एक टेक्निक्स, हिप्नोसिस की टेक्निक्स के थ्रू हम लोग एक रिलैक्सिंग स्टेट में जाते हैं, आप कह सकते हो एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जिसमें आप कुछ रिलैक्सेशन प्रोसेस होते हैं बॉडी और माइंड के, जिसके थ्रू आप लेस कॉन्शियस हो जाते हो। हिप्नोसिस में आप कभी भी अनकॉन्शियस नहीं होते, आप थोड़े लेस कॉन्शियस हो जाते हो। यानी आपके मन के स्तर होते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, 3 स्तर होते हैं। तो आप कॉन्शियस से नीचे उतर कर सबकॉन्शियस स्तर पे आ जाते हो, माइंड के उस लेवल पे आ जाते हो, जहां से आप अपने आप को किसी भी तरह से बदल सकते हो। तो हिप्नोसिस को जादू चमत्कार नहीं है, इट्स अ प्रोसेस टू रीच योर सबकॉन्शियस माइंड, और जहां से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देकर कोई भी चेंजेस हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल लेवल पे कर सकते हैं। एंड दैट इज द सिंपल वे इन हिप्नोसिस। ये हाइटेंड रिलैक्सिंग स्टेट होती है जिसमें आप रिलैक्स होते हो और आपका माइंड आपके सारे सजेशन सुनता है। सर क्या है, यहाँ पे एक CPHT कॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर है हिप्नोथेरेपी का। इट्स वन ऑफ द बेस्ट है, प्रैक्टिकल है, सोल्यूशन बेस्ड, सोल्यूशन ओके। फोकस्ड है। तो मैं वहाँ के सीनियर लेक्चरर से भी मैंने डिस्कस किया, आपके भी वीडियोस देखे, कि वीडियो से ऐसा लगता है कि वो चमत्कार टाइप का, आप जैसे लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, चुटकी मारते हैं, स्लीप तो लोग सो जाते हैं। तो मतलब मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि आपके अंदर ऐसा टैलेंट शुरू से था, आपने प्रैक्टिस की, ये सिस्टम कैसे काम करता है? देखो मैंने शुरू से कोई बाई बर्थ टैलेंट नहीं था, मैंने उसे लर्न किया है। क्योंकि मैं हम्म। खुद अपनी लाइफ में एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से मैं खुद एक डिप्रेशन में था, और डिप्रेशन इतना बढ़ते बढ़ते चलते चलते मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई थी। और उस जी। सुसाइडल टेंडेंसी को मैंने कई जगह मोटिवेशन के थ्रू, मोटिवेशनल लेक्चर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू मतलब डिप्रेशन को बीट बीट करने की कोशिश की। लेकिन जब भी मैं ये मोटिवेशनल लेक्चर सुनता था एंड ये बुक्स पढ़ता था, 2-4 दिन के लिए चार्ज हो जाता था, लेकिन 2-4 दिन बाद बैटरी वापस लो हो जाती थी। तो जब उस प्रोसेस को मैं करते गया एंड उस प्रोसेस के बाद मुझे पता चला कि मैं जब बार बार हारा मैं अपने आप को सुधारने के प्रोसेस में, तो मेरा सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से गिर गया, और मुझे लगने लग गया कि मैं अब इस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, इस डिप्रेशन से। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई डोंट डिजर्व दिस वर्ल्ड। मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो गई थी एंड आई शुड क्विट। बट वन डे समथिंग केम इन माई लाइफ एंड दैट चेंज्ड माई एंटायर लाइफ, वाओ। एंड दैट थिंग वाज हिप्नोसिस। तो जब मैंने हिप्नोसिस को देखा, समझा, तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम है अगर मेंटल लेवल पे, तो यस देयर इज अ सॉल्यूशन। तो हिप्नोसिस जब मैंने खुद लर्न किया, खुद लर्न करने के बाद अपने ऊपर अप्लाई किया उन टेक्निक्स को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया, और मैं उन सारे फियर्स और सुसाइडल टेंडेंसी से और डिप्रेशन से बाहर आ पाया। और दैट्स हाउ मैंने हिप्नोसिस सीखा है। और ये कोई बाय बर्थ टैलेंट नहीं है, और मैंने कई अलग अलग जगह से ह्यूमन साइकोलॉजी के रिलेटेड, हिप्नोसिस के रिलेटेड, एनएलपी के रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज लिया प्रैक्टिकल। और आज वो प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर आज मैं 18 सालों से हिप्नोसिस प्रैक्टिकली खुद कर रहा हूँ। सर किसी को सीखना हो, जैसे मैं स्टूडेंट बनना चाहूँ, तो मुझे हम्म। कहाँ से शुरू करना चाहिए? बेसिक क्या सेल्फ हिप्नोसिस से, या कहाँ से शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? नहीं, बेसिकली हिप्नोसिस के देखो अलग अलग सेक्शन है, एक होता है हिप्नोथेरेपी, एक होता है सेल्फ हिप्नोसिस। तो हिप्नोथेरेपी में ये होता है कि आप हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाते हो। जब आप हिप्नोथेरेपी सीखते हो तो आप लोगों को हिप्नोटाइज करके अंदर कोई भी, उनके अंदर कोई भी डिजायर्ड चेंजर ले आते हो। लाइक कोई डिप्रेशन में है, कोई एंग्जाइटी में है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, इलनेस है, आप उनको क्योर कर सकते हो। दूसरा, कई लोग होते हैं जिनको थेरेपिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थेरेपिस्ट नहीं बनना, तो वो सेल्फ हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं, कि जिसके थ्रू आप अपने अंदर चेंजेस ला सको, अपने माइंड को, अपने आप को हिप्नोटाइज कर सको, और हिप्नोटाइज करके अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस को क्योर कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो, अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हो। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है अब वैसे शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको खुद की जरूरत है तो यू शुड स्टार्ट विद सेल्फ हिप्नोसिस, ओके। और अगर आप खुद सर। थेरेपिस्ट बनना चाहते हो देन यू शुड लर्न क्लिनिकल जी। हिप्नोथेरेपी। जी, थैंक यू। सर सपोज करो मैंने हिप्नोथेरेपी की शुरुआत करी है, तो मुझे कैसे पता लगा कि हिप्नोसिस मेरे लिए क्या कर सकता है? मतलब मेरी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है हिप्नोसिस, भले वो सेल्फ हो या स्टेज हिप्नोसिस हो या क्लिनिकल, मतलब व्हाट हिप्नोसिस थेरेपी और हिप्नोसिस कैन डू फॉर मी, क्या क्या कर सकता है, उसके लेवल्स क्या हैं?
देखो, हिप्नोसिस क्या कर सकता है उससे ज्यादा मैं आपको कहूंगा सुखदेव जी, वाजिब सवाल है कि हिप्नोसिस क्या नहीं कर सकता। जी बिकॉज वो एक वो चमत्कार नहीं है, लेकिन एक चमत्कार की तरह ही साइंस है, क्योंकि जैसे आपने मेरे वीडियोस का जिक्र किया कि उसमें आप देखते हो कि वो आपको मिरेक्युलस मिरेक्युलस लगते हैं वीडियो को, जैसे चमत्कार जी हो, राइट, लेकिन वो कोई चमत्कार है नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट चमत्कार जैसे होते हैं। लाइक हिप्नोसिस आपकी कैसे जी। मदद कर सकता है? चलिए चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहली सर चीज। देखो, मैं एक बार से स्टॉप करना चाहूंगा। पहली बार मैंने आपको देखा तो हम्म। मुझे, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, हम्म। मुझे लगा कि सच में ये चमत्कार है। और इंडिया के अंदर खास करके जितनी भी आज मिथ्या है, सुपरस्टिशन है, तो लोगों को मूर्ख बनाना और ऐसा काम करना बहुत आसान है। तो कोई भी हम्म। सिंपल आदमी आपको वीडियो को देखकर ये कैसे मानेगा कि ये साइंस है? थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है मेरे लिए। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दे। राइट, बिल्कुल। देखो, हिप्नोसिस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको साइंस को भी क्लियर करते हैं। जैसे आपने कहा कि क्या कर सकता है हिप्नोसिस आपके लिए। देखो, हमारी सबसे पहली चीज, हमारी 90% डिजीज जो होती है वो साइकोसोमेटिक होती है, वो माइंड से पैदा होती है, जी जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। मेडिकली वो प्रूफ हो जी चुका है। अब देखो, दो तरह की डिजीजेस होती है सुखदेव जी। एक होती है मेंटल, एक होती है फिजिकल। अब जी जिस डिजीज का ओरिजिन बॉडी है, आप उसे माइंड से क्योर नहीं कर सकते, और जी जिस डिजीज का ओरिजिन माइंड है, आप उसे बॉडी से क्योर नहीं कर सकते। तो जी 90% इवन कैंसर के भी कई सारे केसेस में डिजीज साइकोसोमेटिक पाई जाती है, ब्लड, स्पेशली ब्लड जी कैंसर के केसेस में, कि माइंड ने मान ली इसलिए बॉडी में है, वरना नहीं होती। तो हम जी हिप्नोसिस के तो सबसे पहले उन सारी 90% डिजीज को, साइकोसोमेटिक डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस को क्योर कर सकते हैं। और अगर दूसरी लैंग्वेज में से कहूं तो सुखदेव जी, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है इन चीजों को क्योर करने का। जी यस, बिकॉज ये सारी चीजें कंट्रोल होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड इज अवर जी कंट्रोल पैनल, सेंटर है वो हमारा। सारे इमोशंस का, जी बॉडी के फंक्शंस का, ऑर्गन्स का, सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है, बिलीफ सिस्टम का, हैबिट्स का। तो हम हिप्नोसिस के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कुछ कमांड्स दे सकते हैं। लाइक जैसे आपने मुझे मेरे वीडियो का जिक्र किया कि वो चमत्कारिक लगते हैं। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं अब तुम चेयर से उठ नहीं सकते, वो उठ नहीं पाते हैं। जी जी मैं लोगों को बोलता हूं अपना नाम भूल जाओ, नाम भूल जाते हैं। जी मैं कहता हूं तुम हंसते रहोगे, तो वो हंसते रहते हैं। जी राइट। तो अब जब ये सारी चीजें क्यों हो रही है आपको पता है? बिकॉज हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर जी इंसान अपने आप को मान लो बदलना चाहता है। कई इंसान होगा, कोई इंसान होगा कहेगा कि मैं कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं हर इंसान छोटी मोटी सेल्फ टॉक अपने साथ करता है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। वो कॉन्फिडेंट फील करना चाहता है, लेकिन वो सजेशन कहीं अंदर से एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सजेशन है कॉन्शियस लेवल पर। लेकिन अगर जी वही सजेशन किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके, जैसे मैं लोगों को हिप्नोटाइज करके बोलता हूं अब आप चेयर से उठ नहीं पाएंगे, अब आप बोल नहीं पाएंगे, तो कुछ कर भी नहीं पाते, तो वही सजेशन अगर सबकॉन्शियस माइंड को डाला जाए तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। जी उसके पास रिजेक्शन पावर नहीं है। तो इसलिए वो समझे, गीता में भी कहते हैं ना, मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन, मन ही सबसे बड़ा दोस्त, ठीक है। तो जी मन के हारे हारे, मन के हारे जीत। तो अगर आप अपने जी माइंड को कंट्रोल कर पाए, अपने माइंड को खुद सजेशन दे पाए कि आप कैसी पर्सनालिटी और क्या अपने अंदर चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ी चीज पूरी यूनिवर्स में और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि एक दिमाग में हमने एक दुनिया बना रखी होती है, हमारे दिमाग में, और उसी को हम प्रोजेक्ट करते हैं अपनी आंखों से। तो अगर हमें जी बाहर की दुनिया बदलनी है, तो हमें अपनी अंदर की दुनिया बदलनी होगी, और अंदर की दुनिया बदलने के लिए हमें हिप्नोसिस मदद करता है। फिर वो चाहे कोई भी चेंजेस हो, आपको अपने गोल्स अचीव करने हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना हो, आपको अपने बिलीफ चेंज करने हो, आपके कोई एडिक्शन जी हो उसे क्योर करना हो, या एनी डैम थिंग यू वांट, एनी पर्सनालिटी में आपको बदलाव लेकर आना है, या जो भी चाहे आप वो कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट भाषा में एक बड़ा स्टेटमेंट कहूं कि आप हिप्नोसिस के थ्रू अपनी पर्सनालिटी ही नहीं, एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी को भी बदल सकते हैं पूरी तरीके से। जी। यस। सर देखो, इसमें इसकी कोई लिमिटेशन भी है या नहीं? फॉर एग्जांपल, मैं कहूं कि इसके अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा हो जाए, हम्म। या इसके अंदर कंपैशन पैदा हो जाए। कोई आदमी बड़ा सेल्फिश है, या इसको इस वे से लेते हैं कि आज द ह्यूमन नेचर इज वेरी सेल्फिश, वेरी ग्रीडी, वेरी ईगो सेंटर्ड एंड फुल ऑफ लस्ट। बिल्कुल। देखो, ये एक उसका बेसिक नेचर है। तो हम्म। क्या हिप्नोसिस से इस बेसिक नेचर को रिमूव किया जा सकता है? ये मेरा मेन क्वेश्चन है सर।
देखो, अगर कोई भी इंसान अगर अपने अंदर बदलाव चाहे, एंड जी इफ ही गोज टू ही और शी गोज टू हिप्नोटिस्ट, एंड इफ ही जी वांट्स कि उसकी इच्छा है बदलने की, उसकी विल है, तो कोई भी तरह के बदलाव ला सकते हैं। मैंने आपको कहा ये तो बिहेवियर्स है, लस्ट हो गया, जी ग्रेडीनेस हो गया, एंगर हो गया, नर्वसनेस हो गया, जी ये सब बिहेवियर है। मैं जी पर्सनालिटी लेवल पे ही नहीं, मैं तो पूरा पूरा आइडेंटिटी लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी जी को भी बदला जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, हिप्नोसिस एक जी नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है? ये कोई जी हिप्नोसिस जी बाहर से आई हुई चीज नहीं है। मान लो जी आप सिख है, मैं हिंदू हूं, राइट? अब इस जी पूरी जी दुनिया के लोगों का एग्जांपल लेते हैं कि सभी लोग दुनिया में हिप्नोटाइज्ड है। कैसे? जी इसे समझते हैं। मैं छोटा था, अब मैं एक हिंदू बनिया फैमिली में पैदा हुआ। अब जी बचपन से ही मुझे बता दिया गया कि मैं हिंदू हूं, भाई तुम्हारी ये धर्म ग्रंथ है और तुम ये हो, और तुम्हारा धर्म दुनिया में सबसे बेस्ट है। ठीक है? अब मैं हिंदू, सुखदेव जी सिख। अब जी हम बड़े हो गए, वो चीज हमें जो सिखाई गई वो माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी हम उनसे हिप्नोटाइज हो गए उन चीजों से। जी अब बड़े होने के बाद हमें लगता है, अब हमें अगर कोई बोले मयंक राठी को कि यार मयंक राठी अब तो हिंदुइज्म को छोड़कर क्रिश्चियन बन जा या फिर मुस्लिम बन जा या कोई धर्म अपना ले, जी मेरे लिए दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम कोई होगा तो वो ये होगा जी जी कि मेरी मेरी रिलीजन को बदलना। पता है क्यों? जी जी क्योंकि कोर वो वैल्यूज को बदलना। रिलीजन बचपन में मैं सिर्फ सबकॉन्शियसली ऑपरेट करता था, कॉन्शियस माइंड नहीं था। एंड एज आई जी सेड, सबकॉन्शियस किसी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो जी जो कमांड मेरे अंदर डाल दिए गए, तो अब मुझे लगता है, जो दुनिया के हर इंसान को लगता है कि उसका रिलीजन सबसे बेस्ट है। और आप जी देखो कि जी उसको अपने रिलीजन में कोई भी खोट अंधविश्वास दिखाई नहीं देता, लेकिन बाकी सारे रिलीजन में उसे बेवकूफी दिखाई देती है, जी जी क्योंकि वो हिप्नोटाइज है कि वो सबसे बेस्ट है। अब समझो, मैं एक ऐसी चीज छोड़ नहीं सकता, एक ऐसी चीज जी छोड़ नहीं सकता, यानी मेरा रिलीजन, जो मेरी खुद की चॉइस नहीं थी। जी ये जी मेरे को मेरे परिवार और आसपास के लोगों ने दी कि तू हिंदू है। जी मतलब मेरी वो चॉइस नहीं थी, अब वो मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। समझिए इस बात को, हिंदुइज्म मेरी आइडेंटिटी बन गई, वो हर इंसान की आइडेंटिटी बन जाती है उसका रिलीजन। और सोचिए जरा कितना गहरा हिप्नोसिस है ये, कि वो मेरी खुद की चॉइस नहीं थी लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जी। तो जरा आप सोचिए कि हम क्या नहीं कर सकते हिप्नोसिस के थ्रू। सर बिगेस्ट मिथ क्या है हिप्नोसिस के बारे में, स्पेशल देखो, इंडिया में? हिप्नोसिस को लेकर बहुत सारे मिथ है। पहला मिथ है, देखो, कि कोई भी इंसान किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। 18 साल हो गए मुझे हिप्नोटिज्म करते हुए, और मैं कभी किसी को बगैर मर्जी के हिप्नोटाइज नहीं करता। जी सेकंड, हिप्नोटाइज होके इंसान कोई सीक्रेट उगल देता है अपने। नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। जी ऐसा सीक्रेट जी उगलवाता है, मैं ऐसे कम बगैर किसी कंट्रोल के मैं किसी को हिप्नोटाइज कर पाता, तो इतनी मेहनत नहीं करता। मैं बैंक में जाता, मैनेजर जी को बोलता मेरी आंखों में देख और मैं भी वो विजय माल्या मोदी की तरह लंदन आया हुआ होता। जी जी राइट? जी तो तो हम ना किसी को बगैर विल के हिप्नोटाइज कर सकते हैं, ना ही हम किसी भी इंसान के कुछ सीक्रेट उगलवा सकते हैं। तीसरा मिथ है कि कोई इंसान हिप्नोटाइज हो जाए और हिप्नोटाइज होकर वो उस हिप्नोसिस की अवस्था में स्टक हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता। तो 200-250 सालों के हिप्नोसिस की जो प्रोफेशनल हिस्ट्री रही है, उसमें आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना कि कोई इंसान माइंड में स्टक हो गया हिप्नोसिस में। तो ये सारी चीजें मिथ है हिप्नोसिस को लेकर, क्योंकि हिप्नोसिस इज नथिंग, इट इज जस्ट एन मेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलैक्सिंग स्टेट, जहां पे आपके कॉन्शियस माइंड डिटैच होता है, सबकॉन्शियस माइंड वाइड ओपन होता है, जो हमारी हाइपर सजेस्टिबल स्टेट कह सकते हैं सादी भाषा में, कि जो कमांड हम कॉन्शियसली अपने माइंड को समझा नहीं पाते, वो सबकॉन्शियसली समझाते हैं, तो वो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी, हमारे विचारों का, हमारे बिलीफ का हिस्सा बन जाती है। थैंक यू सर। सर किस प्रकार के लोगों को हिप्नोसिस किया जा सकता है और किन लोगों को नहीं किया जा सकता, क्या इसकी कोई लिमिट है? देखो, दुनिया का हर इंसान ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है। जैसा मैंने कहा, हर एक को रिलीजन से हिप्नोटाइज है, जिसको जो रिचुअल सिखाया गया वो रिचुअल फॉलो करता है। तो वो हिप्नोसिस ही है कि आपको कुछ सिखाया गया, कुछ सजेशन दिया गया, आपने उसे फॉलो किया। तो हिप्नोटाइज हर इंसान होता है। दुनिया का हर इंसान हर रोज दर्जनों सैकड़ों बार नेचुरली हिप्नोसिस के स्टेट में जाता है। कई बार मान जी लो कि आप ऑफिस से निकले हो, ऑफिस से निकलते जी निकलते घर पहुंच गए, और घर पहुंचकर आप सोचते हो कि यार मैंने आज वो रोड कब क्रॉस कर दी, मुझे पता ही नहीं चला। जी जी अंडरस्टैंडिंग? व्हाट वाज दैट? दैट वाज द स्टेट ऑफ हिप्नोटिक ट्रांस, कि उस समय जी गाड़ी आप नहीं चला रहे थे, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा था। यू आर जी नॉट जी कॉन्शियसली फुल्ली देयर।
तो जी जी हिप्नोटाइज हर कोई हो सकता है, जो भी चाहे उससे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इफ एनीवन कम्स टू मी कि मुझे बदलाव चाहिए माइंड में, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, मुझे हिप्नोटाइज करो, देन इट इज पॉसिबल टू हिप्नोटाइज एनीवन। ऐसा कोई इंसान सर। नहीं है कि कुछ जिसको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, अगर उसकी विल है। सर मैं थोड़ा सा क्लिनिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का आईक्यू कम होता है, 90 से कम होता है, उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, यूके में उनको स्पेशल बच्चे बोलते हैं, स्पेशल लोग होते स्पेशल, हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड। जी जी। उनके क्या उनको भी हिप्नोसिस की अवस्था में लाया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं लाया जा सकता। हिप्नोसिस के लिए एक इंसान सामने वाला सजेशन सुनने के लिए, लॉजिकली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए, उसे सजेशन जी समझ आनी चाहिए। जब तक कोई इंसान जी सजेशन समझ नहीं सकता, तब तक आप उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। स्पेशल चाइल्ड है जी तो आप उसे समझाने जाओगे तो समझ नहीं पाएगा, तो यू कैन नॉट हिप्नोटाइज दैम। मत जी सी जी जी द मोर इंटेलिजेंट यू आर, बेटर द हिप्नोटिक सब्जेक्ट यू आर। ये भी जी एक जी मिथ है, जी लोगों को लगता है कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग हिप्नोटाइज नहीं होते, वीक माइंडेड लोग हिप्नोटाइज होते हैं। नहीं, जितने जी ज्यादा जी इंटेलिजेंट आप हो, उतने अच्छे हिप्नोटिक सब्जेक्ट आप हो। जी जी सर। हम्म, सर मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी भी माइंड और ब्रेन में जो मेजर डिफरेंस उसको नहीं जानते। तो हम्म। उसको सिंपल भाषा में बता दें, माइंड क्या है और ब्रेन क्या है, क्योंकि कुछ लोग माइंड को ही ब्रेन समझ लेते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इसको उसके बारे में सर मुझे थोड़ा सा बताएंगे? देखो, माइंड और ब्रेन में बेसिक डिफरेंस ये है कि माइंड यानी हमारा मन, हमारी जी चेतना। ब्रेन एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो समझो ये हार्डवेयर है और वो सॉफ्टवेयर है। जी उस जी सॉफ्टवेयर जी से ये हार्डवेयर को प्रोसेसिंग मिलता है। और जी 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 जैसे हार्डवेयर से आप ऐसा समझते हो, वाइस वर्सा दोनों को एक दूसरे से सजेशन मिलते हो। तो जिस माइंड इज इन मन हमारा एक सॉफ्टवेयर है, और ये एक हार्डवेयर है जिसके थ्रू ये सारी चीजें प्रोसेस होती है। जी जी। क्योंकि मन सर जो है, हमारे देखो, जैसे मन कोई फिजिकल बिलीफ ऑब्जेक्ट सिस्टम नहीं है। जी 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 है। आप लाइक सर। आई एक्सप्लेन, लाइक मन हाँ, ना, मन क्या है? मन कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? हमारा माइंड, जी वो जी अभी माइंड एक सेकंड में मेरा इस पॉडकास्ट में है, एक सेकंड में मेरे कोई ऑफिस चला गया, एक सेकंड में पास चला गया, फ्यूचर में चला गया। तो माइंड क्या है? माइंड एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है, राइट? ये सब सॉफ्टवेयर समझ सकते हो, और ये ब्रेन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं। जी। सर जो हमारे बिलीफ्स होते हैं या बिलीफ सिस्टम है, मतलब हाउ आर बिलीफ फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं? क्या हम जब अल्फा के स्टेज में होते हैं तब होते हैं, या थीटा तब होते हैं? ये फॉर्म्ड कैसे बिलीफ सिस्टम? क्योंकि दुनिया में वो हर लोगों को देखो, बच्चा है, उसको अभी सपोज करो 8 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड बच्चा है, उसको ऐसा पढ़ाया जाता है कि आवर सिस्टम इज द बेस्ट, आवर कंट्री इज द बेस्ट, आवर गुरु इज द बेस्ट, आवर स्क्रिप्चर इज द बेस्ट, है ना? तो उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सपोज करो मैं किसी रिलीजन में पैदा हुआ, तो उसको ऑटोमेटिकली ये सिखाया जाता है ना कि माय रिलीजन इज द बेस्ट, स्क्रिप्चर इज, ये बिलीफ सिस्टम फॉर्म्ड कब और कैसे होता है बेसिकली? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिलीफ को क्या है? बिलीफ को अगर मैं बहुत सादी भाषा में, सिंपल भाषा में बोलूं, एक आइडिया जो ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि सच है, दैट इज योर बिलीफ, जी। राइट? कोई भी आइडिया हो सकता है, वो रिलीजन को लेकर, पर्सनल लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, एनी आइडिया। कल कुछ भी हो सकता है। जी जी तो अब बिलीफ कैसे फॉर्म होती है? सबसे पहले हम समझते हैं कि 7 इयर्स की एज तक बिलीफ बिलीफ सिस्टम जो पार्ट है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, पहले ही समझना पड़ेगा, वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं है। 7 इयर्स की एज तक, शुरू से लेकर, जन्म से लेकर 7 साल तक, हमारे पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता, यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन नहीं होता। वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, जो लॉजिक जी लगाता है, जी जो तर्क वितर्क करता है, जो सजेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, चीजों को मानना ना मानना एनालाइज करके जी जी एक्सेप्ट करता है। बट जो 7 साल की उम्र तक सबकॉन्शियस माइंड वाइड ओपन होता है। अब उस जी जी समय में, एक पहले दिन से लेकर बच्चा 7 साल की उम्र तक जो देखता है, जो सुनता है, जी जी जो एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी जी जी बिलीफ सिस्टम, उसका प्रोग्राम बन जाता है, जी जी राइट? और उस समय से, अब इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, परफेक्ट एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि बिलीफ कैसे बनती है और कितनी पावरफुल होती है 7 इयर्स की एज में जो बिलीफ बन जाती है उसको लेकर। 9/11 में मुंबई पे अटैक हुआ था, सॉरी, 26/11 में, राइट? अच्छा 26। जी जी राइट। अब उसमें एक लड़का था वीटी स्टेशन में, अजमल कसाब करके, यंग लड़का था, 18-20 साल जी का, right? हमने देखा है सबने वो फुटेज के, वो वीटी स्टेशन में लोगों को AK-47 से लाइक इस तरह से भून रहा था। जी अब यहां सब बिलीफ सिस्टम समझो कि कितना पावरफुल होता है बिलीफ बनना, और किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले करता है बिलीफ में। अब वो लड़का यंग था, लगभग 18-20 साल का होएगा तब, ज्यादा से ज्यादा। जी 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 अब वो लड़का अपने पाकिस्तान से क्यों निकला कि भाई मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना है? एक सिंपल कारण था कि क्या? जिहाद, जिहाद करने निकल रहा हूं, ठीक है। और वो लोग जिहाद करने निकल रहे हो तो क्या मिलेगा? कि जिहाद करके क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी।
जी जी, पूरे अब मिलेंगे। देखो, राइट, अब जरा समझो उस बात को कि उसे पता था अपना घर से निकलते वक्त कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। जी उसे अच्छे से पता था कि बॉर्डर के उस पार मेरे नसीब में गोली है, मौत है। जी, बिल्कुल। अब जरा सोचो, वो बिलीफ कितनी स्ट्रांग थी कि उसने उस बिलीफ को पूरा करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी अपनी जिंदगी की, वो होती है जान। इंसान को जान से प्यारा कुछ नहीं होता, जी राइट? तो उसने वो भी दे दी। अब आपको क्या लगता है कि वो ये जो बातें हैं कि भाई उनको जाके मारना है और इससे जिहाद और जन्नत मिलेगी, ये बातें क्या उसे 15 16 18 साल की उम्र में सिखाई गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 15 18 16 साल में सिखाई गई होती तब तक उसका लेफ्ट ब्रेन बहुत डेवलप हो चुका था, लॉजिक बहुत डेवलप हो चुके थे। तो वो उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो लॉजिक लगाता कि भाई उसको मार के मुझे जन्नत कैसे मिलेगी। ये सारे टेररिस्ट कैंप में छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है, 6 7 8 10 साल की उम्र तक। उन्हें विजुअल्स, मतलब फैब्रिकेटेड विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि तो देखो दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, सब तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, तुम आज नहीं जागे तो तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा, तो आपको इनको खत्म करना होगा, जो अल्लाह में नहीं मानते वो काफिर है, वगैरह वगैरह, राइट? जी तो अब वो बिलीफ जो बनी उसकी, जो उसको बताया गया, सजेशन दिए गए शब्दों के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, वो उसका बिलीफ बन गया। अब समझो बिलीफ का खेल कि वो उस बिलीफ को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दिया। अब जी एक तो बिलीफ बनती है ऐसे कि जब आप जी छोटी उम्र में आपकी बन जाती। आपको जानकर हैरानी होगी सुखदेव जी के हम 7 इयर्स की एज तक हम अपनी लाइफ की 70% लर्निंग कर डालते हैं। क्या बात। यस, बाकी पूरी जिंदगी हम सिर्फ 30% लर्निंग करते हैं। 70%। 7 इयर्स की एज तक मैं अपने दिमाग में एक दुनिया बना लेता हूँ, लाइफ को जी लेकर, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, सोसाइटी को लेकर, और फिर ही पूरी जिंदगी इन आंखों के द्वारा उस दुनिया को प्रोजेक्ट करता हूं, जी जी राइट? तो एक होती है उस समय बिलीफ बनती है, दूसरा हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बिलीफ बनती है। कि मान लो जी जी कई लोगों ने कुछ काम करने की कोशिश की, मान लो बिजनेस करने की कोशिश की, उसने 2 बार 4 बार कोशिश की और वो फेल हो गया। तो कई बार उसकी बिलीफ बन जाती है कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे बस की बात नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, हम सादी भाषा में कहे तो, राइट? तो अब जी कई लोगों की बिलीफ उस एक्सपीरियंस से बन जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ में कुछ सक्सेस पे सक्सेस पाते जा रहे हैं, तो उनकी बिलीफ बन जाती है मैं तो कर लूंगा। हम कई लोग देखते हैं, बहुत होता है चलिए नया काम है, चल कर देंगे कोई बात नहीं। हम उनको देखते हैं कि उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन वो एक सबकॉन्शियस कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, हाँ कर लेंगे। जी। दैट कम्स आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। लाइफ के जो एक्सपीरियंस बनते हैं उससे भी हमारी बिलीफ बनती सर, दुनिया का सबसे जो मुश्किल क्वेश्चंस में से वन ऑफ देम ये क्वेश्चन है कि कॉन्शियसनेस क्या है। देखो, फिलोसफी का दिस इज मोस्ट, आई थिंक, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस है कि व्हाट इज है। कॉन्शियस। इसके बारे में अभी भी तक किसी को भी क्लियर नहीं है, सही बात तो ये है। ऐसा मेरा मानना है। मयंक राठी का इसके बारे में क्या ख्याल है, व्हाट इज कॉन्शियस? देखो, कॉन्शियसनेस, सबसे पहले एक चीज बात बताऊं कि आप पूरी तरह से जागृत हो जाते हो। मेरा भी जी मानना है कि आप बोलो जैसे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जब तक कोई भी चीज मेरा एक्सपीरियंस नहीं बनती तब तक मैं उसे जी नहीं मानता, ठीक? तो जी जी कॉन्शियसनेस को मैं, देखो जिस तरह से मैं समझता हूँ, मैंने बुद्ध को भी पढ़ा समझा, जी तो जी कॉन्शियसनेस इज कंप्लीट कंट्रोल के भाई मैं कर रहा हूं, जहां पे जी आपकी कोई जी पुरानी हैबिट्स या बिलीफ नहीं आती। लाइक आई जी एम जी डूइंग माई सेल्फ, कोई विचार भी है तो मैं देख पा रहा हूं हम्म, पूरी तरीके से विचार आ रहा है, मैं विचार नहीं हूं, मैं ये जी शरीर जी नहीं हूं, मैं ये मन जी नहीं हूं। तो जब आप इसके ऊपर उठ के आप अपने आप को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हो, एग्जामिन कर पाते हो, देख पाते हो, तो दैट जी इज, जी मेरी नजर में वही है कंप्लीट कॉन्शियसनेस। देन यू आर फुल्ली कॉन्शियस। आप किसी बिलीफ से ना बंधे हो, किसी परंपरा से नहीं बंधे हो, बस आप पूरे प्लेन हो, जागृत हो। जागृत, हंड्रेड जी परसेंट जी जागृत हो। मतलब जी जी आपके मर्जी के बगैर आपको कोई थॉट्स भी नहीं चला रहा। हम जी जैसे जी सबको चीजें कर लेते जब हम कॉन्शियस नहीं होते, तो गुस्सा कर लिया, गुस्से के पांच जी मिनट रियलाइज होता है बाद, यार गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इट मीन्स आपका कॉन्शियस बहुत लो है। लेकिन जी जी अगर आप कॉन्शियस चेतना आपकी है तो आप गुस्से को आते हुए देख सकते हो, देखो आ रहा है लेकिन मुझे नहीं करना। जी 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 दैट इज कंप्लीट कॉन्शियसनेस फॉर मी। जी जी। सर, इसको थोड़ा सा फिलोसफी के लेवल पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से समझता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा, जो जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वही कॉन्शियस है ना, कॉन्शियसनेस है।
कुछ लोग बोलते हैं आत्मा होती नहीं, कुछ बोलते हैं आत्मा अमर होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्धा, खास करके वेस्टर्न में बुद्धा को बहुत अप्रिशिएट किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ चेंज सबसे पहले, एशियन कंट्रीज में सबसे पहले बुद्धा थे। तो उन्होंने कहा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे लॉ ऑफ चेंज अप्लाई नहीं होता। तो वेस्टर्न ने ऐसा माना कि सोल पे भी लॉ ऑफ चेंज अप्लाई होता है, इसलिए वो इमोर्टल नहीं हो सकती। तो मतलब फिलोसफिकल लेवल पे बहुत इसका वो डिबेट का इशू है कि क्या आत्मा है या नहीं है, क्या वही कॉन्शियसनेस है, या आत्मा से ही कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, या हमारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है, बॉडी के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्शियस डेवलप हो जाती है। तो इसमें हिप्नोसिस के लेवल पे कॉन्शियसनेस को कैसे देखते हैं? हिप्नोसिस के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ सर। हिप्नोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हिप्नोसिस, देखो ओशो रजनीश ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इफ यू ऐड हिप्नोसिस इन योर मेडिटेशन, आपकी प्रोग्रेस लीप एंड बाउंस में हो जाएगी। कि हिप्नोसिस क्या मदद करता है आपको आपकी चेतना में, कि देखो ह्यूमन माइंड को अगर हम समझे तो देयर आर थ्री कॉमन थिंग, बॉडी माइंड एंड सोल। अब उसको चेतना को, कॉन्शियस माइंड को, या मैं कॉन्शियसनेस को, कुछ भी कहो, या सोल कहो। अब जी जी मान लो मुझे मेडिटेट करना है, या मुझे अंदर उतरना है, मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करना है, साक्षी बनना है, ठीक है। जी तो पहला स्टेज है, मुझे बॉडी को क्लियर करना पड़ेगा। अगर मेरे कमर में दर्द है तो मैं कोई ध्यान नहीं कर सकता, ठीक है। जी तो मान लो कमर में दर्द है तो मैं मेडिसिन लेके मेरी कमर को, मेरी बॉडी को तो रिलैक्स कर सकता हूँ। जी अब जी सेकंड लेवल आता है क्या? एंड दैट लेवल इज माइंड। अब ज्यादातर लोग दुनिया में माइंड के लेवल पे अटक जाते हैं, क्योंकि मन में इतने विचार है, इतने इंप्रेशन है, इतने संस्कार है बचपन के, इतने नेगेटिव इंप्रेशन है, जैसे आंख बंद करते हैं ध्यान करने के लिए लाखों विचार आपको अटैक करते हैं। और पता नहीं कोई 6 साल पुराना विचार आएगा जिसकी वजह से उसके ऊपर गुस्सा आएगा हमें, क्योंकि हमने बहुत सप्रेशन किया होता है, समाज का पूरा सिस्टम सप्रेशन का है। तो हिप्नोसिस आपकी मदद कर सकता है आपके कॉन्शियसनेस को रीच करने में बहुत इजीली। कैसे? देखो, हिप्नोसिस को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है हमारे देश ने। देखो, हिप्नोसिस दिया पूरा वेस्ट ने, पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी वेस्ट में डेवलप हुई। इंडिया का, ईस्ट का कोई साइकोलॉजी में रोल नहीं है। रीजन एक बात है कि वेस्ट ने माइंड को ही मेन चीज, सबसे लास्ट चीज मान ली थी, सोल को इतना नहीं माना। और इंडिया ने क्या किया, सोल को माना तो माइंड लेवल पे रिसर्च नहीं हो पाई, वो सोल को सर्च करते रह गए मेडिटेशन के थ्रू या अलग अलग पद्धतियों के थ्रू। तो अब हुआ क्या, वहां डेवलप हुई। अब वेस्टर्न लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो चेतना का कॉन्सेप्ट थोड़ा उनके पास नहीं है, कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही है तो प्रॉब्लम दोनों जगह है। तो हिप्नोसिस हमें मदद कर सकता है अगर वो हिप्नोसिस एक इंडियन योगी के हाथ में लगे, जो रियल योगी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो क्या कर सकता है कि आप हिप्नोसिस के थ्रू जो माइंड की जो जर्नी है, कि माइंड पे आप अटक जाते हो, उस माइंड के लास्ट गेट पर ले जाकर हिप्नोसिस आपको जंप करवा सकता है। जी जी यस, हिप्नोसिस कैन हेल्प यू टू जंप आउट ऑफ योर माइंड, जहां पे आप अपनी चेतना को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अगर रियल वे में अगर किसी इंडियन योगी के पास हिप्नोसिस उसके हाथ लग जाए, या सादी भाषा में कहे असल योगी के हत्ते हिप्नोसिस चढ़ जाए, तो हिप्नोसिस की चमत्कार में कहूंगा फिर वो चमत्कार ही होंगे जिसके थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू हम अपनी कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। सर देखो, जब हम सोने जाते हैं, जैसे भी आपने कहा, दिन में कई बार हम हिप्नोसिस की अवस्था में रहते हैं। अगर फिलोसफिकल डीप ना जाए कि हर आदमी वैसे तो हिप्नोसिस की अवस्था में उससे बाहर ही आना है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएगा। लेकिन जब हम सोने जाते हैं, होते हैं, जागते हैं, तब भी अल्फा स्टेज में होते हैं, एम आई राइट? यस, बिल्कुल। तो हम क्या, देखो एक आदमी अल्फा स्टेज पे है, तो क्या उसको जब चेंज करना है, क्या उसको थीटा स्टेज पे ले जाना है? इसके बारे में क्या है सर? आप किसी की पर्सनैलिटी चेंज करते हो तो वो क्या अल्फा स्टेज में करते हो या थीटा में लेके जाते हो? किस लेवल पे आप उसको लेके जाते हो ट्रांस की अवस्था में? नहीं, आप अल्फा से भी कोई भी सजेशन देना शुरू कर सकते हैं। अल्फा स्टेट में ही आपकी कॉन्शियस माइंड की कॉन्शियस फिल्टर साइड हो जाती है, तो उसके बाद सबकॉन्शियस के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप अल्फा से ही लोगों को कमांड देना शुरू कर सकते हैं। देखो, हम रात को जब सोने जाते हैं बेड के ऊपर, तो हम पूरी तरह से बीटा अवस्था में होते हैं, यानी जागृत अवस्था में होते हैं। जैसे सोने बेड पे गए तो धीरे 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 हल्की हल्की ड्राउजीनेस आती है, तो वो होती है हमारी अल्फा स्टेट, कि जहां पर हमारा कॉन्शियस हम लेस कॉन्शियस हो जाते हैं और सबकॉन्शियस के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर उससे भी और गहरे जाते हैं तो हम और गहरे डीप ट्रांस में थीटा स्टेट में चले जाते हैं, जहां पे माइंड और डीपर अवस्था में चले जाते हैं। और फिर उससे भी गहरे जाते हैं
तो फिर हम डीप अवस्था में यानी डेल्टा में चले जाते हैं, वो होती है डेल्टा स्लीप में। की अवस्था। तो हम ठीक है। अल्फा स्टेज से लोगों को कमांड देना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने अल्फा स्टेट में रात को सोते सोते अपने आप को रिप्रोग्राम किया है, यानी अपनी हैबिट्स जी को बदला है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूं कि जी जब जी मैं हिप्नोसिस सीख गया था तो लोगों को सिखाना चाहता था। तो जी। मैं जब स्टेज पे एक दो बार गया तो मेरी हालत ऐसी हुई कि पहली बार तो स्वेटिंग के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं अपना नाम तक भूल जी गया कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। एक तरह से कानों में जैसे आवाज आने लगी, बॉडी हीट बढ़ गई, पब्लिक स्पीकिंग जी फोबिया जो सबको होता है। तो जी मैंने अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक स्पीकिंग का, वो रात को सोते सोते अल्फा स्टेट में किया। मैंने स्पेशल जी को टाइम नहीं निकाला, सोते वक्त मैंने अपने आप को, जब मैं आधा रिलैक्स हो जाता था, सेमी कॉन्शियस हो जाता था, तो वहां पे मैं अपने आप के सबकॉन्शियस माइंड को सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक्स के थ्रू कमांड देता था। और फिर मैं आज मैं अच्छा खासा एक स्पीकिंग कर पाता हूँ स्टेज के सर, ऊपर। सेल्फ हिप्नोसिस तो मैं समझ गया। जब हम सोने जाते हैं या उठते हैं 15 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग, है ना? हम्म, एक थेरेपिस्ट प्रोफेशनल जैसे आप लोग हो, एक हम्म। सेल्फ हिप्नोसिस, दोनों में क्या फर्क है? मतलब ज्यादा इफेक्टिव किसका रोल है, सेल्फ हिप्नोसिस का या एक प्रैक्टिस्ड जो ट्रेनर है उनका, जैसे आप लोग हैं? देखो अगर दो इफ आई हैव तरह टू के। चेंज माय पर्सनालिटी। हम्म, देखो दोनों चीजें हैं। अगर आप पर्सनालिटी के लिए चेंज करने जाओ तो आप मान लो एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो जो डायरेक्टली आपकी हेल्प करेगा। ओके, जी कि जी आपके पास आएगा, आपको हिप्नोटाइज करेगा एंड विल हिप्नोटाइज यू एंड आप सारी चीजें बदलाव आपके अंदर लाएगा। तो उसमें आपको जी कुछ रोल प्ले नहीं करना होता, आपको बस वहां पे जाके रहना, रिलैक्स होना है। जो सारे जी सजेशन जी देगा वो हिप्नोथेरेपिस्ट देगा। तो वो एक अच्छा जी रास्ता जी है। अगर जी हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है तो आप कितनी बार जी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओगे? मान लो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जी चाहिए जी आपको ना, तो बेटर लर्न सेल्फ हिप्नोसिस। आप खुद सीख जी लो जी कि अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कैसे किया जाए, रिलैक्स कैसे किया जाए, किस टेक्निक्स के थ्रू सजेशंस दिए जाए, ताकि आप जो भी चाहो, जैसे चेंजेस चाहो, हर समय आपको हेल्प सीख ना करनी पड़े। जी जी। सेल्फ हिप्नोसिस में हम थीटा के लेवल पे खुद जा सकते हैं सर? बिल्कुल जाते हैं हम लोग। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। नेचुरली जी नेचुरली भी थीटा अवस्था में रात को सोते वक्त जाते हैं, तो खुद को भी रिलैक्स ले जाकर थीटा अवस्था में जाके हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस जितना करते हैं लेकिन वो तो उतना सर कमांड डीप आपका ट्रांस की बढ़ते अवस्था में है, तो उस समय तो हमें पता ही नहीं कि क्या कमांड देनी या नहीं, क्योंकि एक ट्रेनर सामने बैठा तो उसको तो पता ही है, ये आदमी थीटा अवस्था में जो भी उसको कमांड देगा माइंड उसको फॉलो करेगा। हैं। लेकिन अगर मैं सेल्फ कमांड दे रहा हूँ तो अल्फा के बाद तो मुझे नींद आ जाएगी, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या करना है। नहीं नहीं, अल्फा के बाद आपको नींद नहीं आती। देखो सेल्फ हिप्नोसिस करने के अच्छा। कुछ तरीके हैं। अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस में अल्फा स्टेज में भी जा रहे हो तो उस समय आप अपने आप को कमांड दे सकते हो कि बस मैं इस पूरे प्रोसेस में सोऊंगा नहीं। हर समय मैं इस प्रोसेस में अपने आप को इसलिए रीप्रोग्राम करना चाहता हूं, और मैं पूरे प्रोसेस में अपने आप को एक्टिवली रीप्रोग्राम करूंगा थीटा स्टेट में रहते हुए। तो जब आप वो जी जी। सजेशन दोगे तो माइंड अपने आप आपके हिसाब से वो सारी चीजें कंट्रोल करके रखेगा। ओके, मतलब यस, सेल्फ हिप्नोसिस में मैं अल्फा से थीटा ऑटोमेटिकली जा सकता हूँ, जा मुझे सकते हो। किसी यू जस्ट ट्रेनर नीड की टू जरूरत लर्न नहीं। कि हाउ टू गिव प्रॉपरली कमांड टू योर माइंड। माइंड को प्रॉपर कमांड, जैसे एआई को आज की तारीख में हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो कैसे जी जी प्रॉम्प्ट, हमें बस ये जानना होता है कि कैसे राइट प्रॉम्प्ट दे। तो इसी तरह जी हमें जी हिप्नोसिस के थ्रू जानना है कि कैसे माइंड को राइट वे में कमांड कैसे दे, तो जिससे अपना माइंड अपने हिसाब से फॉलो करेगा। जी जी। सर, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है, देखो, हैमरिंग हो रही है बचपन से लेकर, बहुत हम्म, से फोबियाज हैं, फियर्स हैं, बहुत सी इनर प्रॉब्लम है जो आगे जाके एग्जाइटी डिप्रेशन का कारण बनते हैं। तो शुरू में ये प्रॉब्लम हो ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, जब हम पैदा होते हैं ना तो हम्म, हमारी ये चॉइस है कहाँ पैदा होना है, कैसे पेरेंट्स होने चाहिए, कैसा ब्रदर एंड सिस्टर होने चाहिए, है ना? तो ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम्म। हमारे हाथ में एक ही है, पार्टनर चूज कर सकते हैं या फ्रेंड्स चूज कर सकते हैं। तो मतलब आगे जाके हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, या ऐसे किसी प्रकार के फोबियाज, एग्जाइटी, या जैसे कई प्रकार के फियर्स हैं, फोबियाज हैं, तो वो आगे पैदा ही ना हो, तो उसके लिए लिमिटिंग बचपन बिलीफ्स से है। क्या, हाँ, मतलब क्या क्या हमें करना क्या चाहिए, उसका देखो क्राइटेरिया क्या है? देखो एक चीज समझ लो कि शुरुआत के 7 8 10 साल में जो आपके दिमाग में जा रहा है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब सुनने में बुरा लगेगा, बट ये सच है। क्योंकि आप छोटे जी हो, आप जिस माहौल में रह रहे हो, आप जिस घर में रह जी रहे हो, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास सोसाइटी, जो कुछ चल रहा है वो आपके दिमाग में प्रोग्राम हो रहा है। इसी वजह जी से जी देखो, हम जिस गांव में रहते हैं, मान लो इंडिया बहुत मतलब डाइवर्स है। आप यूपी से गुजरात चले जाओ, खान पान अलग, कल्चर अलग, रिचुअल्स अलग।
तो हम उस वे में ढल जाते हैं, हमें वैसे ही खाना पीना चाहिए। हम गुजरात से तो हमें चपाती चाहिए, पंजाबी दिल्ली रोटी लोगों को चपाती चाहिए, साउथ इंडियन में जाओ तो उन्हें राइस चाहिए, क्योंकि बचपन से जी उन्होंने वो खाया, तो उसके लिए वो प्रोग्राम्ड हो गए। तो अब उनमें जी उनकी जी चॉइस नहीं थी। ठीक है। जी तो जी उसी तरह क्या होता है कि शुरुआत के 7 8 10 साल की उम्र तक आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। आपके जी जैसा जी माहौल होगा, एक बच्चे को आप छिपकली से डराना सिखाओ, वो डरना शुरू हो जी जाएगा। अब उसको बचपन में डराओ मत, तो सजेशन डालो ही नहीं, तो डरेगा ही नहीं, क्योंकि जी जी बचपन में सब ब्लैंक हार्ड डिस्क होता है। जी जी राइट। तो सब सारी चीजें एक एक सेकंड की चीजें उस पर लिखी जा रही है, और जी सारी भाषा में कहूँ तो गीगाबाइट्स में मैसेज ले रहा होता है 7 साल की उम्र तक ब्रेन, गीगाबाइट्स में। जी ये पेरेंट्स जो जी सुनेंगे इसको, ये सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जी वो चॉइस हमारे हाथ में नहीं है। अब ये कुदरत का ये डिजाइन है, हम अब किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते। जी जी तो सर, सपोज करो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कुछ लोग एंटी सोशल बिहेवियर रखते हैं, हम्म, क्रिमिनल बन जाते हैं, मर्डर करते हैं, चोरियां करते हैं ना, तो एक सभ्य समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। एक हम्म, साइड से हम बोल रहे हैं कि उनकी चॉइस में ये था नहीं, मतलब उनकी कोई सेल्फ विल तो है नहीं, फ्री विल तो है नहीं, क्योंकि समाज ने उसको ऐसा थोप दिया है। दूसरी साइड हम उनको पनिशमेंट भी कर रहे हैं, उनको हम्म, फांसी भी दे रहे हैं, जेलों में भी डाल रहे हैं ना। तो एक साइड तो हम कह रहे हैं कि समाज रिस्पॉन्सिबल है, जिस एनवायरनमेंट में पले, जो हैमरिंग हुई, जैसा बिलीफ सिस्टम मिला वैसा बन रहे हैं। दूसरी साइड जो आदमी गलती करता है, भले वो बच्चा रेप करता है, क्रिमिनल बनता है, कुछ भी गलत काम करता है, उसको हम सजा देते हैं। क्योंकि एक तरफ देखो, ये कंट्राडिक्शन है फिलोसॉफिकली देखें तो। इसका क्या अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि समाज में क्रिमिनल लोग ना बने, देखो अकॉर्डिंग टू हम्म, थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ ये से। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बहुत टफ चीज है। इसको बदलने के लिए एक सबसे पहले चीज समाज को ना एक बेसिक चीज समझनी होगी कि जी जी इंडिविजुअल इज नॉट रॉन्ग, इट्स द जी सोसाइटी सिस्टम विच इज रॉन्ग, जो ऐसे इंडिविजुअल पैदा कर रही है। जी जी राइट। अब कोई कंट्री में क्राइम कम है, कोई कंट्री में क्राइम ज्यादा है, कोई कंट्री में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है, हमें इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत कम है। कारण क्या है? अब मान लो आप स्वीडन चले, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है, क्राइम सबसे कम है। जी इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत लो है, 134 35 से भी नीचे हम आ चुके हैं। जी राइट। जी हंगर इंडेक्स में बहुत लो है, हर चीज में हम लो है। तो उसके समाज क्या, उसका कारण क्या, वहां के इंडिविजुअल्स है? नहीं। जी जी यहाँ पे जो क्राइम है कि कारण इंडिविजुअल है? नहीं। एक जी समाज क्या करता है, अब एक छोटी सी चीज समझो, जब भी बच्चा पैदा होता है तो समाज क्या करता है, रिलीजन क्या करता है, उसमें बहुत जल्दबाजी होती है कि जल्दी से जल्दी इस बच्चे को टैग दे दे, जल्दी से जल्दी इसको हम सिखा दे कि भाई तू ऐसा है, तू ये है, तुझे लाइफ में ये करना है। तो सोशल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हो गया हमारा कि देखो मैं आपको सच बताऊं, वो सपरेशन के ऊपर बेस्ड है हमारा पूरा सिस्टम। कि हमारा सिस्टम अपने को रिलीज करने के ऊपर बेस्ड नहीं है। आप जी शादी ले लो, उसको एजुकेशन ले लो, हर जगह बच्चे का एक सेपरेशन होता है। राइट। तो अब उस सेपरेशन, जब किसी समाज में किसी भी चीज का सेपरेशन होता है इमोशन का, तो वहां पे क्या होता है, वो एनर्जी नेगेटिव वे में निकलेगी ही निकलेगी। जी हम टीनेजर्स को बहुत इजीली बोल देते हैं, टीनेज ये जनरेशन बड़ी खराब है, नशे करती है, वो करती है। अब आपको एक छोटा जी सा एग्जांपल दे दो, क्राइम तो दूर की बात है, इसको समझो छोटा सा, जिससे आपको पूरा समझ आएगा कि ये समाज द्वारा निर्मित लोग हैं। ये लोगों से ये समाज नहीं बना, समाज से लोग बन रहे हैं। जी तो मान लो बच्चे को बहुत प्रेशर करा है एजुकेशन में, तुझे 90% लाने, 100% लाने, जो इंडिया में कल्चर है, यूके वगैरह में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया में जी कल्चर अभी भी है। बच्चों को बहुत प्रेशराइज किया जाता है, कंपटीशन सिखाया जाता है। और उस कंपटीशन में ब्रेन का जो हमारी जो ऊपरी परत होती है ना, ये मखमल से भी ज्यादा सॉफ्ट होती है। अब आप उसको बहुत हैवी प्रेशर दे रहे हो उस एज में, तुझे ये करना वो करना, कंपटीशन की भावना से आती जेलेसी, जेलेसी से हमारा सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, वो प्रेशर फील करता है। और वो प्रेशर फील कर रहा है, किसी दिन नंबर नहीं ला पाया, तब हमें ऐसा बता दिया जाता है पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा इंसान नहीं है। कोई एक्सप्लेन नहीं करता प्रॉपर्ली कि भाई पढ़ाई एक पार्ट है, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन किसी और चीज में अच्छा हो सकता है। तो अब होता क्या है कि उस बच्चे को लगने लगता है मैं सही नहीं हूं, प्रेशर झेल रहा है, अंदर दमन हो रहा है। कई बार वो बहुत सारी चीजें नहीं करना चाहता, लेकिन पेरेंट्स बोल जी रहे ये करना है, वो करे जा रहे हैं। दमन दमन दमन, अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। कोई दिन, जी एक दिन आता है दोस्त, चल तेरे को सिगरेट पिलाता हूँ। अब बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा। अरे तू पी के देख, बहुत मजा आता है। अब क्योंकि वो प्रेशर फील कर रहा है, उस वजह से वो कुछ नए रास्ते कोई खोजना चाहता है जहां पे वो रिलीज कर सके, कुछ अलग फील कर सके, तो वो सिगरेट पीता है। और वो सिगरेट पीता है और उस मोमेंट में उसके ब्रेन में एक एक्सपीरियंस रह जाता है कि हाँ यार मजा आया, मैं थोड़ी देर के लिए मेरा स्ट्रेस रिमूव हो गया, मैं प्रेशर भूल गया, कि मैंने शराब पी तो माइंड रिलैक्स हो गया। जी राइट। तो अब क्या हुआ, अब उसका एक्सपीरियंस बना। अब उसका नेक्स्ट टाइम जब भी हुआ
कि उसको प्रेशर आया, उसे लगा उससे मजा आया था, एक की जगह 2 सिगरेट, फिर प्रेशर आया, फिर 2 की जगह 3 सिगरेट, प्रेशर से सिगरेट से और टॉक्सिक बढ़ता है, तो प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी कम हो जाती है, सिगरेट बढ़ती जाती है, सिगरेट बढ़ती है, टॉक्सिक बढ़ता है, प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी और कम हो जाती है, और सिगरेट की डोज बढ़ती जाती है। तो ये जो सोमरस से लेकर एलएसडी तक और आज ये जो मैजिक मशरूम तक जो ह्यूमंस ने जो इजाद किए, क्यों किए? अगर ह्यूमन सोसाइटी में सेपरेशन नहीं होता, दुख नहीं होता, परेशानी नहीं होती, तो नशा भी नहीं आता। जी। कहीं ना कहीं गेटवे चाहिए होता है ना किसी न किसी चीज का। अगर गेटवे नहीं होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जी। अब जो सेपरेशन होता है, समाज का सिस्टम होता है, इंडिया में इतने क्रिमिनल्स है, इतना क्राइम ज्यादा है, राइट, इतना ज्यादा करप्शन है। तो हम लोग जैसे बोल लो, मान लो कि हम कहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स में बहुत करप्ट लोग हैं, हमारे पुलिस वाले बहुत करप्ट है, उससे एक्चुअली आप उससे कंट्री को अलग नहीं कर सकते, अपने समाज को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज वो पॉलिटिशियन उसी समाज से उस पॉलिटिक्स में जा रहा है, वो पुलिस वाला उसी समाज से पॉलिटिक्स में जा रहा है। वो दर्शाता है कि आपका समाज कैसा है। लाइक स्वीडन में बहुत कम करप्शन है, लेस ना के बराबर करप्शन है, तो दर्शाता है कि उनका समाज सरल है, इसीलिए पॉलिटिक्स करप्ट नहीं है, इसीलिए वहां पर हम्म। मीडिया इंडेक्स, फ्री प्रेस फ्री इंडेक्स में नंबर 1 है, क्योंकि समाज वैसा है। तो अगर समाज एक अच्छी व्यवस्था बनाए जहां पे सेपरेशन ना हो, जहां पे अगर कुछ हो रहा है तो आप अपनी बात रख सको, सॉल्यूशन मिल सके। कहीं कहीं औरतों का सेपरेशन हो रहा है, कहीं फीमेल को भाई राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, कहीं बच्चों का सेपरेशन हो रहा है। एग्जाम्पल ले लो सेक्स को लेकर, कि बच्चे में आज की तारीख में, आपके जमाने में तो शायद 13-14 साल की उम्र में मैच्योरिटी फूटती होगी, 12-13 साल की उम्र में। जी। आज के जी। जमाने में 9-10 साल की उम्र में मैच्योरिटी फूट जाती है बच्चों में, लड़कियों में पीरियड्स भी 10 साल की उम्र में आना शुरू हो गए। अब देखो कमाल, देखो हमारे दिमाग का और सोसाइटी का। इस एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे कि क्रिमिनल्स कैसे पैदा होते हैं। कि बच्चा है और उसको 10 साल की उम्र में सेक्सुअल फीलिंग आने लगी। अब वो देखता है बच्चा कि टीवी देख रहा है, टीवी में कुछ सेक्सुअल सीन है, पेरेंट्स ने तुरंत बदल दिया, राइट। और बहुत सारी ऐसी किताबें वो देख रहा है, आखिर ये सेक्स क्या बात है, घर में कोई बड़ा है आपस में बात करे सेक्स की, कोई बुजुर्ग बैठे या कोई बातचीत करे, जैसे ही बच्चा आया चुप हो गए। मेडिटेट करते हैं। हाँ। और बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कीन होता है, तो अब वो सोचने में उसके मन में उबलता रहता है आखिर ये चीज क्या है, क्या? राइट। और अब उससे कुछ समय बाद उसको करने की इच्छा हो रही सेक्सुअल, क्योंकि कुदरत ने दिया, अब उसकी गलती नहीं है, 10-11 साल की उम्र में। जी। अब उसे लग रहा है मैं किसी को बताऊंगा तो मतलब ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, सिन है, पाप है। अब वो अंदर अंदर घुटता रहता है, अरे मेरी इच्छा हो रही है, वो एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। अब वो एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, और बच्चे क्या होते हैं, मैस्टरबेशन हो गया या अलग अलग वे में, जब हम देखते हैं 14-15 साल की उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, जी। उनको सेक्शुअल नॉलेज नहीं होता। अब 15 साल की उम्र में लड़की प्रेग्नेंट होती है, लड़के ने सेक्स कर लिया और वो प्रेग्नेंट भी होगी मान लो, तो गलती क्या उस बच्चे की है? नहीं। उस समाज को उस 10 साल की उम्र तक उसको वो सिस्टम दे देना चाहिए था कि भाई टॉक अबाउट दिस, ये सेक्सुअल एनर्जी है, इसको यूज किया जाता है, ऐसे यूज होता है। तो उस समय क्या होता है, उसका दमन नहीं होता, जी। एंग्जाइटी नहीं होती। और इन्हीं सारे दमन से एंग्जाइटी पैदा होती है हमारे अंदर, वो एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन में बदलती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिमिनल पैदा करता है समाज में। जी। सर, मेंटल हेल्थ को लेकर यूके का जो डाटा है, 10 में से 4 आदमी हम्म। डिफेक्टेड हैं, मतलब उनको हम्म। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की जरूरत है या थेरेपी की जरूरत है। हम्म। इंडिया में 5 में 3 का डाटा आई थिंक चल रहा है। सर, इसमें हिप्नोथेरेपी क्या रोल प्ले कर सकती है, मतलब इनिशियल स्टेज पे, कि ये प्रॉब्लम आए ना, में से 4 लोग यहाँ डिफेक्टेड हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो। आपने जैसे बोला जितने हम सिविलाइज्ड होंगे उतने ही ज्यादा, मतलब हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे सिविलाइज्ड लोग होंगे। लेकिन कई सिविलाइज्ड कंट्रियों में भी डाटा तो फिर भी है, कम है, नो डाउट कम है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम आए ना, 10 में से 1 आदमी भी ना मिले, मतलब कोई ऐसा केस आए ना, उसके लिए हिप्नोसिस क्या रोल प्ले कर सकता है सर? देखो देखो, सबसे समाज पहले जो चीज करेगा देखिए। करेगा, समाज इतना सभ्य नहीं है, इट टेक्स टाइम, मे बी सेंचुरी इरा, ना, आई डोंट यस नो। यस यस। लेकिन लेकिन देखो, आप एक ट्रेनर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, है ना, आप माइंड कोच हैं, तो क्या आप मयंक राठी क्या कर रहे हैं उस डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है सर। बिल्कुल। देखो सबसे पहले कि एक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा सिविलाइज सोसाइटी, उतने ज्यादा हम्म। मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस होंगे, और जितनी अनसिविलाइज सोसाइटी होगी उतने कम मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस होंगे। क्योंकि हम देखते हैं इंडिया के स्लम में वो डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे गुस्सा आया, माँ बहन की गाली देकर सब कुछ अंदर से निकाल लिया, राइट। तो जी। अब मेंटल हेल्थ को लेकर जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
नाउ इट्स हाई टाइम, इट इज अ हाई टाइम कि लोगों को अब रियलाइज होने लगा है कि मेडिसिन क्योर नहीं है। जी ये मानसिक रोग है, डिप्रेशन जैसे मान लो, वो एक इंप्रेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको बॉडी और कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल कर रहा है। तो जब आपको वो कंट्रोल कर रहा है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसी माइंड के उस स्तर पे जो सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर ही उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरा पूरा मिशन यही है, मैं पूरी एक मेंटल हेल्थ कम्युनिटी भी चला रहा हूं जैसा आपको पता है, कि जिसमें मैं लोगों को जी फ्री प्रोग्राम्स कराता हूं, हिप्नोसिस मेडिटेशन सिखाता हूं, कि जिससे वो जी अपने माइंड के उन सारे नेगेटिव इंप्रेशंस को रिमूव करे, जो भी उनकी मानसिक रोग है उनको रिमूव करे। क्योंकि अब लोगों को यार, मेरे इसके पीछे मिशन का कारण भी है ये मेंटल हेल्थ कम्युनिटी चलाने का, कि लोगों के अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा है। इंडिया में भी अभी भी टैबू माना जाता है थेरेपिस्ट के पास जाना, कि अभी भी ऊपरी हवा, भूत प्रेत बाधा इनको मान लेते हैं, कोई भी ओसीडी के पेशेंट हो गए, डिप्रेशन के पेशेंट हो गए तो। लेकिन अब मैं लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूं कि भाई आपके माइंड ही आपको चला रहा है, ये सारा खेल माइंड का है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि मैंने आज तक लगभग 13 भूत प्रेत के केसेस भगाए। हाँ, ठीक उसका है। कारण क्या है पता है? कि हर घर में एक समझदार होता है। जी उस वजह से मैं भगा पाया। तो ये मेंटल हेल्थ में लोगों की ये है कि अब आपको जानना ही पड़ेगा, अब आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि अगर अभी भी आप सोचोगे लाइट लोगे, मेरे पास 16-16 साल के बच्चे आते हैं, हाई एंजाइटी, डिप्रेशन, 16 साल उम्र। सुखदेव जी, मैं कहूंगा शायद आप 16 साल के थे तब आपको पता भी नहीं था पता कि ही नहीं था डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है। एंजाइटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अंडरस्टैंडिंग? तो इट्स हाई टाइम नाउ, इसलिए मैं एक अवेयरनेस फैला रहा हूं कि जिससे लोगों को जी फ्री प्रोग्राम करा रहा हूं। और क्योंकि राइट वे तक वो इलाज नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लोग सफर कर रहे जी हैं। लोगों को सर मैं बोलूं, जैसे अपने 10 में से 6 जी लोग, इंडिया में भी 5 में से 3 लोगों को लो और हाई एंजाइटी है, यूके में भी होगी। जी उनको पता भी नहीं है जी कि लो पता एंजाइटी नहीं। बढ़ते बढ़ते आगे कैसे पैनिक वैसे अटैक। एनएचएस का तो डाटा ये है कि हर बंदे को थोड़ी बहुत तो एग्जाइटी है। हर एक बंदे को, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम्म लेकिन मैं सर कुछ विशेष केस हैं, जैसे कुछ किसी का फ्लैशबैक हो रहा है, हम्म जो विक्टिम है, किसी का बच्ची का रेप हुआ तो बार बार उसको फ्लैशबैक हो रहा है। तो हिप्नोसिस क्या अल्टीमेट उसका सोल्यूशन है क्या? किसी बच्चे का बार बार फ्लैशबैक हो रहा है, किसी के साथ बहुत डीप लेवल की ट्रेजेडी हुई है, हम्म किसी भी फील्ड में हो सकती है, तो उसको फ्लैशबैक आ रहा है, तो क्या ट्रॉमा, यू मीन हिप्नोसिस इन द सेंस ओनली वे? ट्रॉमा? या ट्रोमा, या तो क्योंकि यूके में यूजुअली ईएमडीआर चलता है, हिप्नोसिस भी चलता है, और भी जैसे बैच फ्लावर रेमेडीज भी हैं, वो भी दावा करते हैं कि हम इसमें हेल्प करते हैं। तो हम्म इनमें से आप एज ए हिप्नोसिस क्या रेकमेंड करते हैं किसी का देखो, फ्लैशबैक हो रहा है तो? फ्लैशबैक हो रहा है क्या? फ्लैशबैक को समझोगे, फ्लैशबैक भी क्या है, कि कोई ट्रॉमा क्या होता है जनरली, या तो कोई ऐसी बहुत बड़ी गहरी घटना लगी, मतलब कोई जी किसी बच्चे को बहुत किसी चीज से डरा दिया, और बड़ा जी कोई ज्यादा डरा दिया गया, तो एक इंप्रेशन के फॉर्म में वो घटना उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। या फिर जी क्या होता है कि बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट लाइफ में चलते रहे, 2-5 साल किसी रिलेशनशिप खराब रहा उस किसी के साथ, रोज टॉर्चर होता रहा इंसान, तो वो उसके लिए ट्रॉमा जी बन गया। अभी रिसेंटली जी मैं एक केस के साथ काम कर रहा हूँ, एक बेचारा 65 ईयर ओल्ड का इंसान है, उसकी वाइफ फुल्ली नार्सिसिस्ट है, पूरी जिंदगी उसने परेशान किया। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो बोलते बोलते बेचारा लड़खड़ाता है, उसकी ऐसी बुरी हालत कर दी, बिकॉज उसने जिंदगी भर उसे परेशान किया। महिला आयोग जी को बुलाना, ये करना, क्योंकि वो अपने उसको बच्चों से भी लगाव नहीं, और उसको पति को उसे परेशान करना है बगैर किसी रीजन के। जी तो या तो कलेक्टिवली बहुत सारे सालों तक ये होता है तो वो ट्रॉमा बन के बैठ जाता है, या कोई बड़ा इंसिडेंट बैंक करता है। अब वो आपके जी सबकॉन्शियस माइंड में है। अब सबकॉन्शियस माइंड में जब भी कोई चीज होती है तो माइंड को लगता है प्रेजेंट में है, ये पास नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड पास्ट और फ्यूचर नहीं समझता, उसके अंदर जो डेटा है वो उसके हिसाब से काम करता रहता है प्रेजेंट में। जी तो हिप्नोसिस के थ्रू क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, उस पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो है हमारे ब्रेन में, और वो जो इंप्रेशन है हम उसी को रिमूव करके फेंक देते हैं। जी क्योंकि जब तक आप उसे रिमूव करके नहीं फेंकोगे, आप कितनी भी दवा ले लो, संजीवनी बूटी ले लो, आप ठीक नहीं हो जी सकते। जी हम्म तो ट्रोमा के ऊपर यस, देखो, बैचलर ऑफ थेरेपी, सारी थेरेपीज अपनी जगह पर अच्छी है। मैं खुद, जी मेरे पास 23 डिग्रीज है, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने एंजल थेरेपी की है, मैंने टैरो कार्ड जी रीडिंग किया है, एस्ट्रोलॉजी सीखी है, प्राणिक हीलिंग किया है, रेकी में मास्टरशिप हूँ। मैंने बहुत सारी सब चीजें सीखी है इतने सालों में, 18 सालों में। वो सारी चीजों को सीख कर मैं हिप्नोसिस प्रैक्टिस करता हूँ। कारण क्या है? जी इसका एक ही कारण है कि हिप्नोसिस मुझे डायरेक्ट एक्सेस देता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड का, और वही हमारा कंट्रोल पैनल है, वही हमें चलाता है।
सर किसी को अगर सुसाइडल टेंडेंसी है हम्म। उसके लिए क्या हिप्नोसिस बेस्ट है? अब मेरा एग्जांपल किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि मुझे खुद को एक हैवी सुसाइडल टेंडेंसी आ गई थी। सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादातर लोगों में क्यों आती है, देखो, एक लेवल पे लोगों की सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है कि उन्हें लगने लगता है कि वो इस दुनिया को डिजर्व नहीं करते, उस जी दुनिया में अब उनके लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो जी वो सुसाइड कर लेते हैं। या फिर कोई कर्जा आ गया तो बात अलग है, वो हैंडल नहीं कर पाते। मेजर 90% रीजन को होता है कि भाई उनको सेल्फ एस्टीम लो हो गई, खुद की इमेज खत्म हो गई, उन्हें लगता है अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो यस, हम जाकर उसके माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड है तो एक नजरिया, जी बिल्कुल एक नजरिया, माइंडसेट के स्टेट ऑफ माइंड है वो। हम हिप्नोसिस के जी थ्रू स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं लोगों को बोलता हूँ 3 की काउंटिंग में आप हंसना शुरू कर दोगे, वो यस हंसना शुरू कर देते हैं। जी फिर मैं बोलता हूँ 3 की काउंटिंग में रोना शुरू कर दोगे, वो रोना शुरू कर देते हैं। बोरो नशा तो बिल्कुल। सिचुएशन वही है, स्टेज वही है, आदमी वही है, मैं स्टेट ऑफ माइंड बदल रहा हूँ। जैसे स्टेट ऑफ माइंड बदली, बाहर का एक्शंस बदल गया, उसका रिस्पॉन्ड बदल जी गया, तो वी कैन चेंज द स्टेट जी ऑफ माइंड। सर हम एंड की ओर बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जिससे खुद आदमी अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकेगा? सी, अगर देखो, पहली चीज तो हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस सीखना पड़ता है, इट्स अ प्रोसेस, तो जी शॉर्टकट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्लीप लर्निंग, जिसका जिक्र हमने बीच में किया था पॉडकास्ट में, कि जब हम रात को सोते हैं तो नेचुरली हम लोग हिप्नोटिक ट्रांस में जाते हैं। जब हम सेमी कॉन्शियस होते हैं, पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो जी हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाते हैं। तो उस हिप्नोटिक ट्रांस में क्या होता है कि उस समय आपके माइंड में, आपने नोटिस किया होगा सुखदेव जी, कि रात को जब हम सोते हैं, जो लास्ट इमेज, जो लास्ट थॉट हमारे दिमाग में होता है, सुबह उठते ही जी पहला थॉट और पहला इमेज वही होता है। जी ठीक? बिल्कुल, ये मैंने इसका देखा है। मतलब क्या है कि जब हम रात को सोते हैं ना, तो जो थॉट हमारे दिमाग में चल रहा है, वो जी थॉट या वो इमेज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्लिप कर जाती है, एंड दैट जी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। और अगर मैं 8 घंटे सो रहा हूं, तो आठ जी घंटे लगातार मेरे माइंड जी में वो चीज रीप्रोग्राम हो रही है। तो क्या रात बात को है। सोते सोते मैं लोगों को कहूंगा कि मान लो आपका कल इंटरव्यू है, या आप अपने जी वर्क प्लेस में आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, तो रात को सोते सोते उसके विजुअल्स बनाओ कि आपने वो अचीव जी कर लिए हैं। आपको कॉन्फिडेंट जी होने की जरूरत नहीं, आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो ये सब कि आपको बहुत जी बिलीव होना चाहिए, नहीं। आप सिर्फ प्रोसेस फॉलो जी करो। तो आप अपने जी पर्सनालिटी में मान लो कोई चेंज लाना चाहते हो कि मैं अब ऐसी पर्सनालिटी नहीं, वैसी पर्सनालिटी है, तो रात को सोते सोते एक मूवी जैसे हम देखते हैं, मूवी रन करो कि मैं ऐसा बन गया, और वो करते जी करते सो जाओ। जी अब मैं 21 दिन नहीं कहता, मैं कहता हूं सिर्फ 7 से 10 दिन आप ये करके देखिए, विद इन क्या बात, 7 to 10 डेज आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। क्या बात है सर। हाँ जी। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। हम्म। सर हर आदमी का एक आइडियल पर्सन होता है। हम्म। जैसे मैं दिवात्मा को मानता हूँ, मैं पास्ट लाइफ पे बिलीव नहीं करता, मैं किसी सोल की मोटल पे बिलीव नहीं करता, मुझे हम्म। बुद्धा की फिलोसफी बहुत पसंद है, लॉ ऑफ चेंज हर जगह अप्लाई होता है ना। हम्म। तो मयंक राठी का आइडियल पर्सन कौन है जिसने उसको इस लेवल का मोटिवेट किया? कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपकी लाइफ को इस लेवल पे शेप किया कि आपका साइंटिफिक टेम्पर है? किसी आदमी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी आपके बारे में कि मयंक राठी अगर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दे, धार्मिक लोगों को खास करके, तो 200 करोड़ एक साल में इजिली पैसे कमा सकता है। वो बिल्कुल। सब चीजों को छोड़कर एक हाँ। समाज सेवा का काम कर रहा है, लोगों के अंदर जागृति फैला रहा है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर रहा है, इसको एक साइंटिफिक वे से डिफाइन कर रहा है रादर देन चमत्कार, जैसे कि इंडिया में बाबा लोग कर ही रहे हैं। तो मयंक हम्म। राठी को किस चीज ने मोटिवेट किया हुआ, या कोई आइडियल पर्सन है उसके बारे में सर बताएं प्लीज। देखो, मुझे, मैंने कईयों को पढ़ा सुना सुखदेव जी, लेकिन मेरे को जो सबसे अंदर तक कोई छू पाया तो वो थे ओशो रजनीश, जो सबसे जी अंदर तक मुझे छू पाए। जी अब ओशो को, रजनीश को मैं सुनता हूँ, बहुत बातें उसकी सुनता हूँ, और उसकी एक बात मुझे बहुत छू गई कि आपके एक्सपीरियंस से बढ़कर ना कोई गुरु है, ना आत्मा है, ना परमात्मा, ना शास्त्र है। और वो जी बात को मैं बिलीव करता हूँ। तो जी उनकी जो बातें मुझे सही लगती है मानता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं होती मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि वो उसी की शिक्षा जी है। और मुझे ये बात जी बड़ी बड़ी गोल्ड, दिस लाइन इज, आई थिंक दिस लाइन इज गोल्डन लाइन, कि जो आपका जी एक्सपीरियंस नहीं बना उसे मत मानो। जी ये बहुत जिगर चाहिए इस बात को कहने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी। तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा मुझे को इन्फ्लुएंस कर पाया, टच कर पाया अंदर तक, तो वो थे ओशो जी रजनीश। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मयंक राठी जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला और हमारी ऑडियंस को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सुखदेव जी, आपने मुझे काबिल समझा कि हम ये पॉडकास्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच।